साइंस वाले गुरुजी में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और एक पार्ट थर्ड चैप्टर का भी अपलोड कर रखा है, जो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जो थर्ड चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है कि आज हम पढ़ने वाले हैं उत्कर्ष गैस के नाम क्या होते हैं। अपन धातुओं और अधातुओं चल रहा है अपना, तो अपन बात करते हैं कि उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है। उत्कृष्ट गैस बोल दो बच्चों, नोबल गैस बोल दो, और ये क्या होती है, एक्री गैस होती है। जैसे हीलियम होती है, नियोन होती है, आर्गन होती है और ये जिनोन होती है। ये सब की सब गैसेज कैसी होती है बच्चों, ये सब की सब उत्कृष्ट गैसें होती हैं। उत्कृष्ट गैस का मतलब ये हो गया बच्चों कि ये जो है ना, कि ये अपना इनका क्या होता है, अष्टकपूर्ण होता है। ये जल्दी से क्या करते हैं, किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती। यानी इनके एस्ट्रक में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे न्यून के भी 8 होते हैं, आर्गन में भी होते हैं और जिनोन में, सब के एस्ट्रक होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। हीलियम, जैसे हीलियम क्या होता है, 2 नंबर पे आता है हाइड्रोजन हीलियम, तो इसके भी एस्ट्रक है ना, तो इसके बाह्यतम कोश में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बाकी में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए क्या होते हैं, ये उत्कृष्ट होते हैं। नोबल गैसेज बोलते हैं इसको, उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। और इनको अक्रिय गैस भी बोलते हैं, निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं। यानी क्या करती है, विक्रिया नहीं करती। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है कि द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु, यानी कौन सी धातु है जो द्रव्य अवस्था में भी पाई जाती है। तो आप क्या लिखोगे कि मरकरी, Hg। मरकरी का सिंबल क्या होता है बच्चों, Hg। Hg क्या होती है, द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली क्या होती है, धातु होती है। उसके बाद है बच्चों, ये शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, 1 नंबर के, आधे नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। देखो नेक्स्ट है बच्चों कि ऐसी धातुएं जिन्हें हथेली पर रगड़ते ही पिघलना शुरू हो जाती है। बच्चों जैसे जैसे भी अपने हथेली में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, पिघलना शुरू हो जाएगी। तो वो धातु कौन सी होती है बच्चों, गैलियम व सीजियम। आपको नाम ध्यान रखना, गैलियम व सीजियम कैसी धातु होती है, जिसे हथेली पर रगड़ते क्या हो जाती है, वो पिघलना शुरू हो जाती है। उसके बाद है बच्चों की ऐसी अधातु, अब धातु की बात नहीं हो रही बच्चों, अधातु की बात हो रही है। ऐसी अधातु जो क्या होती है, चमकीली होती है। जैसे क्या होती है बच्चों, आयोडीन। आयोडीन क्या होती है, चमकीली अधातु होती है। उसके बाद है बच्चों कि ऐसी अधातु जो विद्युत का भी सुचालक होती है, वो कौन सी होती है बच्चों, ग्रेफाइट होती है। जो अपने जो पेंसिल होती है ना बच्चों, अपन जो पेंसिल काम में लेते हैं उसमें क्या होती है, जो जो निब होती है वो क्या होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है, जो विद्युत की क्या होती है, चालक होती है बच्चों। उसके बाद है बच्चों की क्षारीय धातुएं कौन कौन सी होती है, तो आप कहोगे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये क्या होती हैं, क्षारीय धातुएं होती है बच्चों। तो ये शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद है बच्चों अपर रूप क्या होता है। अपर रूप यानी नाम से पता चल रहा है, एक से अधिक रूप। यानी जैसे कार्बन की बात करें, कार्बन ऐसा अधातु है। कार्बन क्या होती है, एक ऐसी अधातु होती है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है। प्रत्येक रूप को क्या कहेंगे, अपर रूप कहेंगे। यानी चीज़ क्या है, एक ही, लेकिन रूप क्या है उनके अलग अलग, इसलिए क्या कहेंगे, इसको अपर रूप कहेंगे। जैसे बात करें बच्चों हीरा, हीरा कार्बन का ही क्या है कि अपर रूप है। हीरा क्या होता है, कार्बन का ही अपर रूप। और यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो बच्चों क्वेश्चन आ जाता है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होगा, हीरा होगा। इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। यानी बहुत जल्दी से क्या होता है, अधिक टेम्परेचर पे क्या होगी, ये पिघलना शुरू होती है, और बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पे क्या होता है, गलनांक होता है इनका। ये चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों। उसके बाद है कि कार्बन, कार्बन का एक अन्य क्या होगा, एक अन्य अपरूप भी कौन सा होता है, ग्रेफाइट होता है। जो विद्युत का होता है सुचालक, अभी पढ़ा, ग्रेफाइट क्या विद्युत का सुचालक होता है। इसके बाद एक आप फुलरिन भी बता सकते हो, क्या बच्चा, फुलरिन भी क्या होता है, इसी का ही अपरूप है। किसका, कार्बन का अपरूप क्या होता है, फुलरिन भी होता है। उसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट आ जाता है बच्चों कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं बच्चों, क्या, आयनिक यौगिक यानी धातु से अधातुओं में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक को क्या कहोगे बच्चों, आयनिक यौगिक, या उसको विद्युत संयोजक यौगिक भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बात करते हैं NaCl, जैसे NaCl, लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये क्या होते हैं बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या होते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये क्या होती हैं, सब के सब ये होते हैं आयनिक यौगिक होती हैं बच्चों। जैसे Na क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, और Cl क्या होता है, माइनस होता है। तो ये क्या हो गए, आयनिक यौगिक हो गए बच्चों। उसके बाद बात करें तो आयनिक यौगिक है, इनके गुण धर्म क्या होते हैं बच्चों, कि देखो ये क्या होते हैं। एक तो बात करते हैं अपन भौतिक प्रकृति, भौतिक प्रकृति कैसी होती है इनकी। यानी बच्चों बात करें, आयनिक यौगिक होते हैं और सामान्यतः क्या होते हैं, ठोस व कैसे होते हैं, कठोर
होते हैं, क्योंकि इन यौगिकों में विपरीत आवेशित आयनों के मध्य प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। सामान्य रूप से इनकी प्रकृति कैसी होती है? भंगुर होती है। जैसे क्या होती है बच्चों? अधातु की होती है। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं गलनांक और क्वथनांक कैसे होता है बच्चों? कि आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं? मजबूत विद्युत वाहक बल के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो ये आपको दो गुणधर्म तो ये ध्यान रखने, भौतिक प्रकृति की और गलनांक और क्वथनांक का। उसके बाद है घुलनशीलता कैसी होती है इनकी? कि घुलनशीलता की बात करें तो बच्चों, विद्युत संयोजक जो संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में क्या होते हैं बच्चों? ये घुलनशील तथा केरोसिन और पेट्रोल जैसे विलायकों में क्या होते हैं बच्चों? अघुलनशील होता है। यानी जल में तो क्या हो जाएंगे? घुल जाएंगे, लेकिन अगर बात करें केरोसिन और पेट्रोल में, ये क्या होंगे? घुलेंगे नहीं। उसके बाद बात करें बच्चों विद्युत चालकता की, तो ठोस अवस्था में तो ये क्या करेंगे? आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, परंतु आयनिक यौगिक गलत अवस्था में, यानी जैसे इसको जल मिला दे, पानी मिला दिया, तो ये क्या कर देंगे? विद्युत का चालन करने शुरू कर देंगे। इसके बाद में बात में बच्चों कि धातुओं है उनकी प्राप्ति कहाँ से होगी, कैसे प्राप्त करते हैं धातुओं की, उसके बारे में बताना है। कि जैसे बात करते हैं बच्चों पृथ्वी की भूपर्पट्टी, भूपर्पट्टी का मतलब होगा बच्चों जो पृथ्वी की जो लेयर है, पृथ्वी की भूपर्पट्टी जो जमीन में बात करते हैं बच्चों, भूपर्पट्टी के जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों का कहते हैं बच्चों? खनिज कहते हैं। तो आप जैसे क्वेश्चन आ जाए डेफिनेशन खनिज किसे कहते हैं, तो ये आपको क्या लिखनी है? इसकी डेफिनेशन लिखनी है बच्चों। जिन खनिजों में कोई विशेष धातु काफी अधिक मात्रा में होती है, जिसे निकालना लाभकारी होता है, उसे क्या कहोगे बच्चों? एस किसे कहते हैं। यानी बच्चों खनिज होता है उसमें क्या होता है? एस होता है। यानी जो सभी जो प्रचुर मात्रा में निकाल लिया वो क्या कहलाएगा? खनिज कहलाएगा। जैसे इसको मैं क्या नाम दे दूं? खनिज। लेकिन कोई ऐसी को पर्टिकुलर चीज़ है उसमें क्या अपने लाभदायक चीज़ें बहुत ज़्यादा है, तो उसे क्या कहो अपने? एस कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? एस, उसको बोल देंगे अपने एस के बोल देंगे। ठीक है। तो अपन बात करते हैं धातुओं का निष्कासन कैसे होता है बच्चों। क्या धातुओं का निष्कर्षण कैसे करोगे आप? कि कुछ धातुएं होती हैं वो भूपर्पट्टी पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तथा कुछ धातुएं अपने यौगिक के रूप में भी मिलती हैं। बच्चों ये कह रहा है कि कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जो स्वतंत्र अवस्था में मिल जाएगी आपको, और कुछ ऐसी धातुएं भी जो यौगिक के रूप में मिलेगी, स्वतंत्र नहीं मिलेगी। यानी सक्रियता श्रेणी के जो नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम क्रियाशील होती है एवं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा। इसको देखो बच्चों मैं समझाता हूँ क्या कहता है। कि बच्चों देखो सक्रियता श्रेणी, यानी जितनी जो धातु जितनी सक्रिय होगी, जितनी एक्टिव होगी, वो क्या होगी बच्चों? वो क्या स्वतंत्र नहीं मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा एक्टिव है तो कोई ना कोई क्या कर लेगी? किसी के साथ रिएक्शन कर लेगी, इसलिए वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलती। यानी सक्रियता श्रेणी की बात करें बच्चों, सक्रियता श्रेणी यानी सक्रियता श्रेणी में क्या होगा? नीचे क्यों जाएंगे तो धातुएं क्या होती है? कम क्रियाशील होती है बच्चों। जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे बच्चों क्या होगी? धातुएं क्या होंगी? कम क्रियाशील होगी। और जो धातु कम क्रियाशील होगी वो क्या करेगी? क्रिया नहीं कर पाएगी, इसलिए वो स्वतंत्र अवस्था में भी क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। यानी जो धातु कम क्रियाशील होगी वो क्या होगी? स्वतंत्र अवस्था में मिल जाएगी। जैसे बात करते हैं बच्चों सोना, सोना अपने को स्वतंत्र अवस्था में मिलता है, चांदी मिलती है, तांबा मिलता है। ये क्या होती है? ये जो धातु होती है ना, देखो सोने को खुला छोड़ देते हैं, क्या क्रिया करता है? जल्दी से क्रिया नहीं करता, इसलिए इसको क्या कर सकते हैं? खुले में भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं बच्चों कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातु की बात करें। जैसे बात करें पोटेशियम है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बहुत अधिक क्रियाशील धातु हैं ये। जैसे देखो पोटेशियम, सोडियम क्या होती है? ज़्यादा क्रियाशील होती है, तथा कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं छोड़ा जाता बच्चों। इसी कारण देखो सोडियम होता है, सोडियम एन सोडियम होता है, इसको क्या करते हैं अपने? केरोसिन के तेल में रखते हैं। पोटेशियम को भी क्या करते हैं? केरोसिन के तेल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये अधिक क्रियाशील है, और जो धातु जितनी ज़्यादा क्रियाशील होगी वो क्या करेगी? जैसे ही खुला छोड़ दोगे तो वो क्या कर लेगी? अभिक्रिया कर लेगी, किसी के साथ क्या कर लेगी? अभिक्रिया कर लेगी। इसलिए जो ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है उसको कभी भी स्वतंत्र अवस्था यानी खुला में नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट अपना टॉपिक कि जो एस्कों का समृद्धिकरण क्या होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों। कि पृथ्वी से निकाले जो गए एस्कों में क्या होगी? मिट्टी व रेत आदि बहुत ही अशुद्धियाँ होती है, उससे कहते हैं गैंग कहते हैं। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि गैंग किसे कहते हैं। यानी पहले बताया बच्चों की
खनिज क्या होते हैं, खनिज में जो मेन चीज़ होती है उसको अपन एस्क बोलते हैं। और जब खनिज निकालते हैं तो बच्चों उसमें आपको पता है कि जो पृथ्वी से जो भूगर्भ से अपन को चीज़ निकाल रहे हैं तो उसमें क्या मिलेगी, मिट्टी भी मिलेगी, उसमें रेत भी आदि के कण भी मिलेंगे। तो उन अशुद्धियों को अपन क्या कहेंगे, गैंग कहेंगे। तो इब ऐश क्या है बता दिया बच्चों। ऐश क्या होता है कि ऐश में सबसे पहले क्या करेंगे, अशुद्धियों को हटाना पड़ेगा, यानी रेत मिट्टी को हटाना पड़ेगा। तो क्या कर रहा है कि ऐश को में सबसे पहले गैंग को हटाया जाता है, यानी अशुद्धि को हटाया जाता है। ऐश और गैंग के भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करके गैंग को हटाया जाता है। बच्चों जैसे अपन बात करें जमीन की भूप्रवृत्ति से जो खनिज निकाल लिया, और उस खनिज में जो मेन अपने काम की चीज़ होगी उसको क्या अपन ऐश कहेंगे। और उस खनिज या ऐश में क्या मिलेगी, रेत मिट्टी मिलेगी, उसी के अपन क्या कहेंगे, एक गैंग कहेंगे। और इस गैंग को हटाना भी जरूरी है, नहीं तो क्या होगी, अशुद्धियाँ अशुद्धियों क्या करना है, अपने को हटाना पड़ेगा। तो उसी क्या कहते हो आप, गैंग बात की होगी। उसके बाद अपन बात करते हैं बच्चों कि सहकारिता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं। बच्चों अभी बताया सहकारिता श्रेणी की बात कर रहा हूँ, और सबसे नीचे आने वाले धातुएं, यानी जो सबसे नीचे धातुएं आ रही है बच्चों, जैसी सहकारिता श्रेणी है, ये सबसे नीचे की धातुएं, जैसे यहाँ सबसे नीचे है और सबसे ऊपर है। तो सबसे नीचे है वो कम क्रियाशील है, इसलिए वो स्वतंत्र अवस्था मिल जाएगी। सबसे ऊपर अधिक क्रियाशील है, वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलेगी। जैसे जैसे यहाँ बात किया था अपने, सबसे नीचे नीचे कौन होता है, जैसे मैंने बात किया तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी, स्वतंत्र अवस्था में मिलेगी। और जो ऊपर ऊपर है कौन है, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलती। ठीक है बच्चों, अपन बात करते हैं कि कैसे करते हैं इनका, कि सहकारिता श्रेणी में नीचे जो होती है, या नीचे की बात करें तो जो क्या होगी, सबसे कम है क्रियाशील होगी। कैसे करते हैं उसका निष्कर्षण देखो, कि सहकारिता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं कम अभिक्रियाशील होती है। इन धातुओं के ऑक्साइड को, क्या बात कर रहा हूँ बच्चों, इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही प्राप्त किया जाता है। क्या करें, इन धातु थे ना जो क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, उनके ऑक्साइड को गर्म कर लेते हैं, और गर्म करने से क्या कर लेते हैं, धातुओं का निष्कर्षण कर लेते हैं। पारे का एक प्रमुख क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना, सिनाबार क्या होता है, पारे का क्या होता है, पारा HG क्या होता है, जिसका बच्चों पारे का क्या होगा, HG का होगा, एस क्या हो जाएगा, सीना बार। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट कि सीना बार किसका, एस के, तो बच्चों बता देना पारे का है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों कि सहकारिता श्रेणी के जो मध्यम स्थान की बात करते हैं, कि पहले नीचे वाले स्थान की बात कर लिए, मध्यम की बात कर लेंगे, और फिर सबसे ऊपर वाले की बात कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं सहकारिता श्रेणी के मध्य में जो स्थित धातु है उसका निष्कर्षण कैसे किया जाता है बच्चों, बात करते हैं। मध्य में कौन कौन आएगी धातु, उनके नाम दे रखे बच्चों, जैसे आयरन है, जिंक है, कॉपर, ये सब की सब क्या होती है, मध्यम आती है। आदि की अभिक्रियाशीलता क्या होती है, मध्यम प्रकार की होगी, यानी आयरन, जिंक, कॉपर आदि की अभिक्रियाशीलता क्या होती है, मध्यम आकार की होती है। तो प्रकृति में ये धातुएं प्राय सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाएगी बच्चों, या तो सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। कौन सी, जो मध्यम जो धातुएं थी वो। अब देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि भर्जन और निस्तापन किसे कहते हैं, यानी किसके लिए विधि काम आ रही है भर्जन और निस्तापन। इनका जो मध्यम जो होती है ना, उन धातुओं का निष्कर्षण करने में विधि काम आती है भर्जन, और निस्तापन विधि काम आती है। तो भर्जन क्या होता है वो देख लेते हैं बच्चों, कि सल्फाइड एसिड होते हैं बच्चों। सल्फाइड एसिड को वायु की उपस्थिति, ध्यान रखना बच्चों, सल्फाइड एसिड की बात कर रहा हूँ, को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन। यानी किस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं, वो ध्यान रखना कि क्या होंगे, सल्फाइड एस के हैं, और वायु की उपस्थिति है, और अधिक ताप पर क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, जिससे क्या हो जाते हैं, ये ऑक्साइड प्राप्त हो जाते हैं। इसे क्या होगा, भर्जन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझो आप, ये क्या है, जिंक सल्फेट। जिंक और सल्फेट बच्चों के नाम से आ रहा है ना, सल्फाइड एस हो गए। जिंक सल्फेट क्या है, सल्फाइड एस का है। और वायु की उपस्थिति O2 है, वायु की उपस्थिति ले लिए अपन, जिंक क्या ले लिया अपन, ये ले लिया जिंक सल्फेट यानी सल्फाइड एसिड ले लिया, वायु की उपस्थिति ले ली। वो क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, गर्म करेंगे। तो क्या बनेगा, ऑक्साइड। क्या बनेगा बच्चों, ऑक्साइड। देख लो, जिंक ऑक्साइड, क्या बन गया, ऑक्साइड। और क्या बन गया, SO2, साथ में क्या बन गया, SO2। इस प्रक्रिया का होगा आप वर्जन का होगे। अब देख लेते हैं बच्चों कि निस्तापन क्या होता है, वो भी उसके बारे में बात कर लेते हैं। निस्तापन, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, वर्जन और निस्तापन क्या है।
अंतर क्या है ऐसे ही पूछ लेते हैं, तो 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, तो ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चों आता है निस्तापन। बात करते हैं कि कार्बोनेट एस्क, ये ऊपर वाला सल्फाइड एस्क था, ये बच्चों कौन सी बात कर रहे हैं, कार्बोनेट। कार्बोनेट एस्क को सीमित वायु में, वहाँ वायु ले रहे थे, यहाँ सीमित वायु में, और अधिक ताप पर ताप वहीं भी अधिक था और यहीं पे भी अधिक है, ताप अधिक है, सेम सेम। यहाँ सीमित वायु, वहाँ वायु पर्याप्त है। यहाँ कार्बोनेट एस्क है, वहाँ सल्फाइड एस्क थी, यानी कार्बोनेट एस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया का क्या होता है, आप निस्तापन कहते हो। जैसे बात करते हैं ये जिंक कार्बोनेट है, ये क्या कार्बोनेट किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, किसकी बात करें, कार्बोनेट। और तो ये देखो कार्बोनेट एस्क है, जिंक कार्बोनेट, क्या करें इसको गर्म करें, क्या करें बच्चों, गर्म कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड और CO2 गैस मिल जाएगी। तो ये हो गया निस्तापन अभिक्रिया। उसके बाद में आ जाता है बच्चों की थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि थर्मिट अभिक्रिया क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि आयरन ऑक्साइड, ऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो बच्चों ऑक्सीजन तो आएगा। आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3 के साथ अगर एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनों के पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है, इस अभिक्रिया का क्या होगा बच्चों, थर्मिट अभिक्रिया। यानी थर्मिट अभिक्रिया किस में उपयोग होती है, जब रेल की पटरियाँ होती हैं उनको जोड़ने में, या जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उनकी पुर्जों की जो दरारें होती हैं ना उसको जोड़ने में, यानी जॉइंट को पूर्ति करने में, जैसे ये रेल की पटरी है इसको जोड़ने में, या कोई मशीन की जो पुर्जे हैं उनकी भी दरारों को जोड़ने के लिए थर्मिट अभिक्रिया उपयोग में होती है। जैसे कैसे हो गए, देखो इसमें क्या क्या होता है, एक तो आयरन ऑक्साइड उपयोग होगा, किसका उपयोग करके जोड़ते हैं इनका, देखो एग्जाम्पल में ये क्या है बच्चों, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, साथ में क्या लेंगे, एल्यूमिनियम, और दोनों की अभिक्रिया करके क्या कर देंगे, इनको जोड़ देंगे, जिससे क्या बन जाएगा, आयरन, और क्या बन जाएगा, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और साथ में क्या मिलेगी अपने को, ऊष्मा मिल जाएगी, और ये अपने जो का हो जाएगा जॉइंट का काम कर देगी। उसके बाद में आते हैं बच्चों, देखो अपने सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर वाले की बात करते हैं। देखो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे वाले की बात कर लिया, मध्यम वाले की बात कर लिया, ठीक है, और अब अपन बात करते हैं ऊपर ऊपर वाले का, यानी सबसे ऊपर जो स्थित धातुओं का निष्कर्ष होती है ना, उनका निष्कर्षण कैसे किया जाएगा, यानी जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर ऊपर स्थित है उस धातुओं का निष्कर्षण कैसे होगा, ध्यान रखना बच्चों। ऊपर ऊपर का बात होगी कि सबसे ज़्यादा वो होगी क्रियाशील होगी, और ज़्यादा क्रियाशील होगी, इसलिए अपन उसको स्वतंत्र नहीं रख सकते, यानी किसी न किसी मीडियम के अंदर रखना पड़ेगा। तो ध्यान बात करते हैं बच्चों कैसे होगा, कि कार्बन के द्वारा सोडियम मैग्नीशियम, ये सबसे क्रियाशील धातु है बच्चों, ऊपर वाले ये ना, कि सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइडों का अपचयन करके उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता बच्चों। ये देखो क्या लिखा है, उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है बच्चों कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो आप क्या लिखोगे, विद्युत अपघटनी जो अपचयन विधि थी उसके द्वारा प्राप्त कर लेंगे इनको। उसके बाद में बात आती है बच्चों कि धातुएं होती हैं, उनके धातुओं का जो संस्करण है वो कैसे होता है, तो अपन बात करते हैं, बात करें कि विभिन्न जो अपचयन प्रक्रमों के द्वारा धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है। धातुओं के जो अपद्रव्य हटाने के लिए सबसे अधिक जो प्रचलित विधि है वो विद्युत अपघटनी जो परिष्करण विधि काम में ली जाती है, जिससे क्या हो जाती है, अशुद्धि हट जाती है। तो बच्चों बात करते हैं विद्युत अपघटनी जो परिष्करण विधि क्या है, इसके बारे में बताइए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि को समझाइए। तो अपन समझ लेते हैं क्या होती है ये, कि जैसे बात करते हैं बच्चों कि कॉपर हो चाहे जिंक हो, कॉपर जिंक टिन चांदी सोना जैसे अनेक धातुओं को विद्युत अपघटन द्वारा परिष्कृत किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड पर, क्या होगा, अशुद्ध धातु लेंगे ना बच्चों, उसको किस पे लेंगे, एनोड पे लेंगे। एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव। और शुद्ध धातु को कैथोड पे लेंगे, क्या होता है, कैथोड क्या होती है, नेगेटिव। ठीक है, अशुद्ध धातु को एनोड पे ले लिया, शुद्ध को किस पे ले लिया, कैथोड पे, यानी नेगेटिव पे ले लेते हैं। और धातु के लवण के विलयन को विद्युत अपघटन के रूप में उपयोग किया जाता है। और धातु क्या होगा, धातु के लवण का जो विलयन है ना, वो क्या ले लेते हैं,
देखो बच्चों इसको समझो कि धातु के जो लवण का जो विलयन है ना, उसमें क्या डालते हैं, इसको एनोड और कैथोड को रखते हैं किसके विलयन में, धातु के लवण के विलयन में विद्युत अपघटन के रूप में उपयोग में लिया जाता है। अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन विद्युत अपघट्य है, यानी कौन सा लेंगे, अम्लीकृत कॉपर सल्फेट विलयन ले रहे हैं। और अशुद्ध तांबा क्या ले रहे हैं, तो अशुद्ध तांबा की जो अपन है वो किस पे ले रहे हैं, एनोड पर प्लस पर। जबकि शुद्ध तांबा किस पे लेंगे, शुद्ध तांबा की पट्टी किस पे लेंगे, कैथोड पर माइनस पर कार्य करती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगी कि शुद्ध तांबा कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है और विलय क्या होगा, जो विलय अशुद्धियां है वो विलयन में घुल जाती है। अविलय अशुद्धियां एनोड के जो तली में निक्षेपित हो जाती है, जिसे क्या कहोगे बच्चों, एनोड पंख कहते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में जाता है कि एनोड पंख क्या होता है बच्चों। जैसे ये शुद्धिकरण की बात चल रही है ना, तो ये शुद्धिकरण में जैसे यहाँ पर क्या करते हैं, दो रोड लगा देंगे, एक क्या होगा एथोड जो पॉजिटिव हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, एक पॉजिटिव और दूसरा क्या है नेगेटिव है, ठीक है बच्चों। एक पर क्या लेंगे, जैसे एनोड है, जैसे एनोड पॉजिटिव है, इस पर क्या ले लेंगे, अशुद्ध ले लेते हैं, या अशुद्ध धातु ले लेते हैं, और यहाँ ले लेते हैं अपन शुद्ध धातु, और साथ में क्या ले लेते हैं, विलयन लेते हैं। जैसे अपन क्या लिए, अशुद्ध धातु किसके लिए, ये कॉपर के लिए ली, और यहाँ शुद्ध कॉपर की ले ली, ठीक है। और यहाँ पर अपन डाल देते हैं कॉपर का ही विलयन डाल देते हैं। यहाँ पर कौन सा डालते हैं बच्चों, कॉपर सल्फेट का विलयन इसमें डाल दिया। अब जैसे क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे इनमें, तो क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर देखो क्या लिखा है कि जबकि देखो जब शुद्ध तांबा होता है ना, उसकी पट्टी के तौर पर लेते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर देखो क्या लिखा है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध तांबा जो इस पर है, शुद्ध तांबा क्या होगा, कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है और विलय की अशुद्धियां विलयन में घुल जाती है। यानी क्या होगा, जो इस पे अशुद्धियां है, जो अपना शुद्ध है वो निक्षेपित होता हुआ कहाँ चला जाएगा, इस कैथोड पर चला जाएगा, और जो शुद्धि है वो यहाँ पर नीचे पंख के रूप में एकत्रित हो जाएगी। यानी क्या लिखा है, देखो विलय में अशुद्धि विलयन में घुल जाती है, और अविलय अशुद्धियाँ होती है वो एनोड की तली में निक्षेपित हो जाती है। ये एनोड बताया था, और यहाँ पर जम जाएगी, उसे क्या कहोगे आप, एनोड पंख कहोगे। उसके बाद आता है बच्चों संक्षारण क्या होता है, संक्षारण के बारे में बात करते हैं। देखो बच्चों कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल हो, आर्द्रता और नमी या ऑक्सीकृत आदि के संपर्क में आने पर उसे संक्षारित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, संक्षारण कहते हैं। नॉर्मल से बच्चों ध्यान रखो, जैसे लोहा है, क्या है बच्चों, जैसे ये एक लोहा है, ठीक है, और लोहे पर जंग लगना है, क्या कहलाता है कि संक्षारण का एग्जाम्पल है। जैसे चांदी का काला होना, वो भी क्या है, संक्षारण का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये क्या होगा, जैसे लोहा है, लोहा पर जंग कब आएगा, जब एक तो क्या उसको नमी चारों तरफ से क्या मिलेगी, नमी मिलेगी, टेम्परेचर कम मिलेगा, या उसके अंदर अम्ल क्षार का कोई मिलियन मिल जाएगा, उसे पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रही है, यानी हवा के संपर्क में आ रही है, तभी तो क्या हो जाएगा, इस पर जंग लगेगा, उसे क्या कहोगे आप, संक्षारण कहोगे बच्चों, ठीक है। और संक्षारण की प्रमुख कौन कौन सी घटनाएं हैं वो भी देख लेते हैं कि कैसे होता है कि लंबे समय तक, यानी देखो बात करो, लोहे की बात करो, लंबे समय तक रखा है किसके, अर्धवायु संपर्क में रहेगा, तो लोहे क्या होगी, भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है, जिसे क्या कहेंगे अपन, जंग कहेंगे। यानी खुली वायु में छोड़ देने पर सिल्वर, चाहे बात करें चांदी की, देखो चांदी की वस्तु देखे ना अपन वायु में कई दिन रखते हैं, तो क्या हो जाता है, इस पर सिल्वर सल्फाइड का परत जम जाती है, जिसे देखो ये लिखा हुआ सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है, जिससे क्या बढ़ जाती है, वो काली पड़ जाती है। यानी जो चांदी देखी होगी अपन ने, चांदी बच्चों चांदी होती है वो काली पड़ जाती है, क्यों पड़ जाती है, क्योंकि चांदी जो सिल्वर होता है, चांदी बोलते हैं बच्चों सिल्वर को, और उस पर क्या बन जाती है, सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है, जिसके कारण चांदी क्या हो जाती है, काली पड़ जाती है। उसके बाद है बच्चों की ये जो संक्षारण है उससे अपन कैसे सुरक्षा रख सकते हैं, यानी इन कुछ चीज़ों को कैसे बचा सकते हैं, जैसे चांदी है वो काली ना हो, जैसे लोहे पर जंग ना लगे, तो क्या करना चाहिए, कैसे बच जाए, बात करते हैं बच्चों, सुरक्षा कैसे होगी कि जंग लगने से लोहे को बचाने के लिए उस पर क्या कर देते हैं अपन, पेंट कर देते हैं बच्चों, या कोई ग्रीज लगा देते हैं, उस पर ग्रीस कर देते हैं बच्चों, को कलर कर दिया, उस पर ग्रीस लगा दिया, तो क्या होगी, उस पर संक्षारण को जंग नहीं आएगा। जंग को अन्य विधियों द्वारा भी क्या हो सकते हैं, रोका जा सकता है, जैसे कि क्रोमियम का लेपन कर दे, उस पर क्या क्रोमियम की क्या चढ़ा दें, परत चढ़ा दें, एनोडीकरण कर दें बच्चों, मिश्र धातु बना दें, तो ये भी ध्यान रखना, मिश्र धातु बनाकर एनोडीकरण द्वारा या क्रोमियम लेपन द्वारा भी क्या कर सकते हैं, संक्षारण से बचा सकते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट है बच्चों
कि लोहे या इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते या जिंक की गैस चढ़ाते हैं, पतली परत चढ़ाते हैं, जिसे कहते हैं येसद लेपन यानी गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है बच्चों कि येसद लेपन क्या होता है यानी गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। यानी लोहा हो चाहे इस्पात हो, उस पर क्या करते हैं, जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, उस पर एक जिंक की पतली परत चढ़ा देते हैं, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, येसद लेपन कहते हैं। उसके बाद में बच्चों कि यदि लोहे के साथ अन्य कोई पदार्थ मिला दिया जाए तो भी पदार्थ में गुणधर्म क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, चाहे धातु अधातु कुछ भी हो। ठीक है, जिससे क्या हो गया, वो संक्षारण नहीं होगा यानी जंग नहीं लगेगा। उसके बाद बच्चों बात करते हैं मिश्र धातु क्या होती है। नाम से पता चल रहा है धातुओं का है मिश्रण, यानी जब दो या दो से अधिक धातुएं समांगी क्या के मिश्रण में हो तो क्या कहेंगे, मिश्र धातु कहेंगे। जैसे मिश्र धातु की बात करते हैं बच्चों, पित्तल। पित्तल किसका होता है, बना होता है बच्चों, कॉपर और जिंक का। क्या होता है पित्तल के बच्चों, कॉपर और जिंक। जैसे कांसा बात करें कॉपर तो और टिन होता है। सोल्डर की बात करें जैसे पीबी और टिन होता है। तो ये जिससे क्या होता है बच्चों, कुछ एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। पित्तल किस किस धातुओं का मिश्रण होता है, तो आप बताओगे कॉपर और जिंक का। याद करने के लिए बता देता हूँ बच्चों, आपको ये नाम याद रखना है, क्या रखना है, पिताजी। क्या रखना है बच्चों, पिताजी। एक नाम याद रखो दोनों से, पिताजी। पी से क्या होगा पित्तल, ता से तांबा और जी से जिंक। कैसे हो बच्चों, पी से पित्तल, पित्तल की बात पूछ रहे हैं, ता से तांबा और जैसे जिंक यानी किसे तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। अब जैसे पूछ लिया कि इनका उपयोग क्या होता है, जैसे बर्तन बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में। कांसे का उपयोग क्या होता है, बर्तन और मूर्तियाँ बनाने में। और शोल्डर का अपने को पता है बच्चों, जुदा का वेल्डिंग करने में जो काम में लेते हैं है ही। उसके बाद बच्चों की ये बात है कि शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट होता है बच्चों। ये काफ़ी नरम होता है, इसलिए इसे आभूषण बनाने में क्या होती है, उपयोग नहीं होती। इसे कठोर बनाने के लिए इसे क्या करते हैं, तांबा व चांदी मिलाते हैं। ठीक है, और भारत में जो अधिकांश आभूषण है वो 22 कैरेट के सोने के बनाए जाते हैं। इसके साथ अब ये है कि 22 कैरेट सोना हो गया और 2 भाग क्या हो जाएगा उसमें, तांबा या चांदी मिला देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट चैप्टर पे जाऊँगा। और बच्चों इसकी पीडीएफ लेना, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो इसके लिए मैंने एक वीडियो डाल रखा है कि किस प्रकार से आप वीडियो पीडीएफ भी ले सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा आपको, देखो वीडियो तो सबकी सब देखनी पड़ेगी, लेकिन आपको सबकी सब उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। पूरे जो चैप्टर हैं 13 के 13 चैप्टर सबकी सब आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चे, देखने के लिए धन्यवाद।